नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है और भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील यानी G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की अपनी मुहिम को तेज करते हुए अपने आप को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का जायज उम्मीदवार करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम को एक तय समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया है। आज के अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व राजनयिक राजीव सीकरी जी और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार गुलशन सचदेवा जी। आपका बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं कि कल की G4 की बैठक में क्या कुछ हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने की मजबूत पैरवी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में नियत समय सीमा के भीतर सुधार करके सुरक्षा परिषद में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े इंजनों और सभी बड़े महाद्वीपों को शामिल किया जाना चाहिए। G4 यानी समूह 4 की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में दस्तावेज आधारित वार्ता की शुरुआत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पहला कदम है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन में इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के बड़े दावेदारों जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत की सदस्यता वाले G4 की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमारे संस्थान, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उस शताब्दी की सोच को प्रतिबिंबित करते हैं जिसे हम पीछे छोड़ चुके हैं, न कि उस शताब्दी की सोच जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। बैठक में जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ ने शिरकत की। On the 17th anniversary of the United Nations, we live in a fundamentally different world. The number of member states has grown fourfold. Threats to peace and security have become more complex. The global economy change with new engines of growth, more widely dispersed economic power and widening wealth gap. Climate change and terrorism are new concerns. Cyber and space are entirely new frontiers of our opportunities and challenges. The reform of the Security Council within a fixed time frame has become an urgent and important task. और इस मौके पर जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा कि G4 कोई विशिष्ट समूह नहीं है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस बैठक को सुनहरा अवसर करार दिया और कहा कि इससे परिवर्तन के लिए जबरदस्त गति मिली है और बड़े देशों की आवाजों को सुना जाना चाहिए। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ ने भी विश्व संस्था में तुरंत सुधार की जरूरत को रेखांकित किया। और राजीव सीकरी जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, और इसके अलावा डॉक्टर गुलशन सचदेवा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। इनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पहल हुई है, सुरक्षा परिषद के असली हकदार लाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इतने समय से इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। कहा गया है कि एक तरह से विश्व में अब तक बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं जटिल हो चुकी हैं। आतंकवाद की बात करें, दूसरे जिस पे फोकस किया जाना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो कितना महत्वपूर्ण इसकी जो पहल है, इसको आप मानते हैं राजीव सीकरी जी? 1945 की दुनिया और आज की दुनिया में बहुत अंतर है। तब विश्व युद्ध खत्म हुआ था और ये कौन से अब परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो विजेता देश थे। तो अगर इन देशों के बीच में सहमति होती तो विश्व में शांति बनी रहती। ये एक प्रिंसिपल, मूल आधार था जिसके ऊपर ये सिक्योरिटी काउंसिल में ये परमानेंट मेंबरशिप का मिला। अब आज की दुनिया में तो स्थिति बहुत बदल गई है। आप कैसे हिंदुस्तान, जापान, जर्मनी जो कि इनके शिकस्त हुआ था,
वो अब एक उभर आए हैं, बहुत अहम आर्थिक क्षमता के देश हैं। तो इन सब देश, हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ कितना जी 125 करोड़ 125 करोड़ के देशवासी हैं, इनको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? जी। तो आज की दुनिया में ये बदलना ज़रूरी है, पर ये काम आसान नहीं होगा, जी। क्योंकि जिनके पास ये हक हैं, जिनके पास ये स्थिति है परमानेंट मेंबरशिप की, वो तो नहीं चाहेंगे कि हम छोड़ें। जी। तो बड़े बहाने किए जाते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, आप सबकी सहमति करिए, और वो जौन से हैं उनका वीटो पावर है, जो कि जिनसे आप थोड़ा पावर लेना चाहते हैं। जी। तो बड़ा पेचीदा मामला है। अच्छा, ये पहला कदम है। जी। और ये जौन से एक टैक्स ब्रेक नेगोशिएशन शुरू हुई हैं, वो एक मैं समझता हूँ एक ब्रेक थ्रू सा है, पर इसमें हमें रियलिस्टिकली देखना होगा कि वक्त काफ़ी लगेगा, बहुत इसमें कठिनाइयाँ होंगी, अड़चनें होंगी। तो पर ये हमने काम दोबारा शुरू किया है। 10 साल पहले भी ऐसा एक था इनिशिएटिव, G4 का 10 साल पहले था, उसका कुछ नहीं बना। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है। जी, आपकी बात से ही अगर बात को आगे बढ़ाएं कि जैसा कि कहा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, बावजूद इसके एक शुरुआत हुई है, और इस बार जो शुरुआत है ऐसा लगता है कि वो शायद उसको कुछ गति मिल सके। डॉक्टर राजीव सचदेवा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो विश्व के बाकी देश हैं, जैसा कि अभी उन्होंने कहा, किस तरह से इसको लेंगे और कितना समर्थन इस पे मिल सकेगा भारत समेत बाकी G4 के जो दूसरे देश हैं उन्हें? अब ऐसा है कि ये मामला तो बहुत, जैसे कहा कि मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें खासियत ये है इस बार, क्योंकि ये जो आपने जैसे कहा कि एक दस्तावेज पे आधारित वार्ता शुरू हुई है, तो उससे एक उम्मीद बनती है। और भारत इसके बारे में काफ़ी, हमारे अधिकारियों ने भी कहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि हम ये चाहते हैं एक समय सीमा के अंदर इसके बारे में कुछ निर्णायक फैसला लिया जाए। जी। और क्या फैसला होगा वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कितनी समय में होगा, लेकिन जैसा हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे अधिकारियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कम से कम जो अधिवेशन जो अभी चल रहा है संयुक्त राष्ट्र का, 1 साल के अंदर अंदर कम से कम इसके अंदर कोई एक मोड़ इसके अंदर जरूर हमको दिखना चाहिए। और वही मुझे लगता है कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे बाकी 3 G4 के देशों को बुला के उनकी एक वार्ता की, एक शिखर वार्ता की 10 साल के बाद, और एक साझा बयान जारी किया। तो इससे लगता यह है कि जो पूरा एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी ये एक मौका मिला है, काफी देर से बातें चल रही थी, और जाहिर तौर से जैसे महजूद साहब ने कहा, बाकी जिनके पास ये हक हैं वो हक ये नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो एक दबाव बनाने की जरूरत है, उसके साथ साथ छोटे बड़े सब देशों को अपने साथ लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही काफी इसके अंदर नई नई तरह की चीजें आएंगी, नई नई किस्म की अड़चनें पैदा करने की कोशिश की जाएगी। और वो देश, क्योंकि चारों देश अगर हम देखते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, भारत हो, इन सब के साथ उनके साथ साथ अपने कुछ बैगेजेस हैं, उनके साथ कुछ दूसरे देश हैं जो नहीं चाहेंगे कि ये लोग बने, इनके हाथ में कुछ नए हक आए। तो वो सब अड़चनों को देखते हुए ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कम से कम ये एक वार्तालाप जो चली है किसी दस्तावेज के बेस के ऊपर चली है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि सिर्फ बात कह देते हैं, बात हो जाती है, आगे टल जाती है, वो टलती रही है। तो एक जो मौका आया, इसको हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश किया है कि उसको पूरी तरह से उसका एक दबाव बनाया जाए। बिल्कुल एक सकारात्मक शुरुआत है, और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ने कहा कि निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है। फिलहाल प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है जाहिर तौर पर वहां पर, और बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं अमेरिका में। सिलिकॉन वैली में मौजूद रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे आज, और सिलिकॉन वैली से जुड़ रहे हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव और जानकारी के साथ। अशोक, क्या ताज़ा जानकारी आप हमें देंगे? प्रधानमंत्री की जो अभी बैठक हुई डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम को लेकर के, कितनी सफल मानी जा रही है, और जो वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं काफी बहुतायत में हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस सब पर?
देखिए, अब से कुछ देर पहले ये जो डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम था ये खत्म हुआ और आपने इसकी सफलता की बात पूछी निखिल, तो मैं आपको ये बताऊं कि सिलिकॉन वैली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भी आते हैं तो भी यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो तमाम सीईओज हैं, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनका जो फोकस है वो अपना इनोवेशंस पर है, उनका जो फोकस है वो अपनी कंपनीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पूरी तरह से उनका जो फोकस होता है वो बिजनेस होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है। और इसलिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब राजनेता कोई आते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती। लेकिन उसी सिलिकॉन वैली में एक बड़ी सभा जैसी एक बैठक होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें करीब करीब 500 से ज़्यादा सीईओज, वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटा तक उनकी एक बैठक होती है, जिसमें वो प्रधानमंत्री को सुनते हैं, अपने अपने विजन शेयर करते हैं। और डायस पे देखिए आप, सत्य नडेला साहब डायस पे बैठे हैं और इसके अलावा डायस पे जो है सुंदर पिचाई साहब डायस पे बैठे हैं। तो बड़े बड़े सीईओ जो है वो डायस पे बैठे हैं और ये दिखाता है कि जो सिलिकॉन वैली में जो भारत की बढ़ती ताकत है ये उसको दिखाता है। और सिलिकॉन वैली में जो भारत जिस तरह से बढ़ना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उस विजन के साथ सिलिकॉन वैली अपने आप को किस तरह से जोड़ के दिखाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, साफ दिखता है। निखिल, हमारे साथ वेंकटेश शुक्ला जी मौजूद हैं। वेंकटेश शुक्ला जी जो टाई सिलिकॉन वैली की जो टाई ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं और ये जो आज का कार्यक्रम था, जो डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम था, जो ये डिनर था, उसके ऑर्गेनाइजर जो है वो टाई थे, तो टाई के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ। और ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ इसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि इतने सारे सीईओज को एक साथ लाना यहां पर और उनको यहां पर एकजुट कर देना भारत के कॉज के लिए, भारत में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और वेंकटेश जी कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, क्या आपका पहला रिएक्शन है इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत संतोष है, बहुत खुशी है। जैसा आपने कहा कि हिस्टोरिक था, इतने सारे जो है मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वैली, उनको एक जगह इकट्ठा होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन जैसे लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, दैट इज़ हिस्टोरिक। अकेजन हैपन टू बी कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे, एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिज विजन एंड पॉपुलैरिटी कि इतने सारे लोग आए। उम्मीदें उनसे बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और उनको सबको ऐसा लगता है कि इनके रहते और इनके उसके चलते जो है भारत में बहुत कुछ काम हो सकता है, और इसका कारण है कि इसे लोग सब इतने लग इकट्ठे हुए। पर वेंकटेश जी, तो आपने देखा सिलिकॉन वैली में किस तरह से एक तरह से कहीं ना कहीं भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किया है और उसके अलावा बहुत सारे भारतीयों के बीच में भी जाएंगे। फिलहाल हम G4 को लेकर के अपनी चर्चा कर रहे थे और जिस तरह से आपने कहा कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और ये मान के चलें कि वेल बिगिन इज हाफ डन। हालांकि आपने कहा कि 10 साल पहले भी इस तरह से शुरुआत हुई थी, वो कहीं उसका नतीजा नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार कहीं ठोस आधार है, उसका दस्तावेज आधारित ये वार्ता है। और इसमें एक और ख़ास बात जो मुझे लगती है कि भारत स्वयं इसकी मेज़बानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। राजीव सीकरी साहब, ये कितना महत्वपूर्ण है कि ये जो देश है एक बार फिर से एकजुट हुए हैं और भारत की अगुवाई में? इस चारों मुल्क के समझते हैं कि एक ये मौका अब मिला है, इसको खोना नहीं चाहिए और इसलिए ये पहल अच्छी बात है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया है तो ये सराहनीय है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो अगर आप उसको लेने के लिए कुछ जोश नहीं दिखाते हैं, कोई उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, तो बाकी क्यों आपको समर्थन करेंगे। अब असली बात है कि कितना हमें समर्थन मिलता है, और इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे अभी पैसिफिक आइलैंड फोरम के साथ एक समिट किया, अब अगले महीने अफ्रीका समिट हो रहा है, छोटे छोटे मुल्कों के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जो से जनरल असेंबली में अगर हमें 2/3 बहुमत मिल जाती है 129 सदस्यों की, तो उससे एक बहुत बड़ा नैतिक प्रभाव होता है जो कि P5 इग्नोर नहीं कर सकता जी। क्योंकि 130 मुल्क आपका समर्थन करते हैं तो उनके मत के खिलाफ जाना, ये चीन या रूस या अमेरिका या
ब्रिटेन और फ्रांस को बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट होता है। जी, अच्छा, इसमें गुलशन सचदेवा जी, जो अफ्रीकन यूनियन के जो देश हैं उनका समर्थन भी बेहद महत्वपूर्ण है, और उनका समर्थन ये कहा जाए, और बल्कि ये जो शुरुआत की है, क्या संदेश इससे जाएगा बाकी मुल्कों को? और अफ्रीकन यूनियन के साथ में पिछली बार कुछ प्रॉब्लम आई थी, शायद वो साथ नहीं थे, इस बार कितना आप देखते हैं कि बाकी देश अफ्रीकन यूनियन सहित साथ खड़े होंगे इस मुहिम में? वो सिर्फ अफ्रीकन यूनियन नहीं, इनफैक्ट हमको अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमको सभी के सहयोग की ज़रूरत है। उसमें छोटे देशों की, चाहे वो अफ्रीकन देश हो, चाहे कहीं के भी हो, चाहे वो आइलैंड देश हो, उसके साथ साथ जो बड़े P5 मेंबर्स हैं उनकी भी। तो सबकी हमको एक साथ, जब तक ये समर्थन नहीं मिलने वाला है तब तक ये किसी निर्णायक मोड़ पे ये सारे सुधार कार्यक्रम नहीं होने वाला है। लेकिन जैसा हमने देखा कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री के वो सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं और एक साथ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे औपचारिक रूप से अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भाग लिया, और उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो उसके जो लक्ष्य हैं उनको स्वीकार बाकी सब लोगों के साथ किया। लेकिन एक ये भी कहने की कोशिश की कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये भी जब तक भारत की बहुत बड़ी भागीदारी इसके अंदर नहीं होगी तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र, बहुत उसको वो गेन नहीं कर पाएगा। जैसे पहले आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को देखते हैं तो उसके अंदर चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा था कि उसके तय पे काफ़ी वो कुछ हद तक वो उसको पूर्ति कर पाए थे। तो एक तो ये उन्होंने एक कोशिश की, और उसके अंदर ये भी कहा कि जो हमारे सारे जितने कार्यक्रम हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो हमारा स्वच्छ भारत का अभियान हो, या हमारा जितना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का हो, जो जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी पॉलिसीज हम बना रहे हैं, वो सारी की सारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ साथ वो चल रही हैं। तो एक तो ये उन सब के कि हमारा जो भारत एक उभरता हुआ भारत है, वो सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं, हमारा एक हक है उस जो सुरक्षा परिषद के अंदर जो हमारी जो सीट है, वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो एक योगदान यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर है, और आने वाले सालों में हमारा उसका और योगदान बढ़ेगा। और उसके बाद जो पीस कीपिंग जो उसकी जो वार्तालाप भी होने वाली है, उसके अंदर भी भारत का एक बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, होता रहा है पहले से, तो उसको भी और हाईलाइट करेंगे। तो एक तरफ से तो एक हम दबाव बना रहे हैं, जैसे G4 की हमने बात की, उसके साथ साथ एक भारत की जो छवि है, उभरती हुई छवि है कि एक भारत के साझेदारी के बिना जो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय जो गवर्नेंस की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर जब तक हम भारत को अच्छी तरह से एक बड़ी साझेदारी, बड़ी एक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो इन सारी जो समस्याओं का हल है उसको निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जैसे जो समस्याएं, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से जो समस्याएं हो, तो उसके अंदर भारत की समस्या, भारत की जो योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जैसे बाकी जो देश हैं, चाहे वो जर्मनी भी अपनी दावेदारी की है, क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम पिछले 10 साल में यूरोप के अंदर रही है, उसके अंदर जर्मनी का काफी बड़ा योगदान रहा है उसको समाधान प्रदान करने में। तो ये चारों देश अपने आप से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम ये चारों कंट्रीज को एक साथ नहीं लेके चलेंगे, तब तक इन समस्याओं का जो गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे उसका एक अच्छी तरह के कोई नतीजे नहीं निकल पाएंगे। तो एक पूरे की पूरी मुझे लगता है एक बड़ी एक बिग पिक्चर को लेके इन्होंने अपना एक पूरा एक मुहिम चलाया है कि हम शायद इसके अंदर अब इस बार सफल हो जाए, क्योंकि शायद कुछ पॉजिटिव नतीजे अब निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, और सबसे खास बात एक और है कि सबको साथ में लेकर चलने की जो नीति जो आपने अभी चर्चा की, सबको साथ में लेकर चलने की नीति, चाहे वो छोटे द्वीप की बात हो या सभी कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हो, इसको भी लेकर के भारत ने और बाकी जो G4 के जो देश है, सभी जो अन्य जो 3 साथी हैं, वो भी इसको लेकर के एकजुट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस परिप्रेक्ष्य में ये जो अभी इस G4 की बैठक को जो गति मिली है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? राजीव सीकरी साहब, आगे अब देखना होगा कि नेगोशिएटिंग रूम में क्या होता है। वहाँ अभी तक तो 2-3 जौन से सदस्य परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें समर्थन नहीं दिया है, हालांकि हमें द्विपक्षीय बैठकों में कहते हैं कि हम समर्थन दे देंगे। सो थोड़ा क्रेडिबिलिटी की बात हो जाती है कि हम सारे मिलके एक कॉमन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर देते हैं कि नहीं, कितना हम कन्विंस कर सकते हैं दूसरे मुल्कों में।
अब क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होती है, क्या टैक्टिक्स होते हैं, ये तो अभी कहना मुश्किल है। जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है सचदेवा साहब कि नियत समय में सुधार किया जाए, ऑन गोइंग, हमेशा के लिए वो लगातार ये ना हो कि कभी उसमें उसका समय हो ही ना। इसको किस तरह से लेते हैं? नहीं, ये बिल्कुल, कितना बड़ा प्रेशर है ये अपने आप में? नहीं, अब ये प्रेशर तो भारत को और उसके साथी देशों को ये बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक बार मामला लटक जाता है, क्योंकि अब हम तो ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर जब तक ये अधिवेशन चलता है उसके अंदर कम से कम कुछ एक निर्णायक मोड़ पे ये सारे का सारा सुधार का कार्यक्रम चले। और जैसे ये चारों देश अभी हैं, मुझे लगता है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री मोदी खास तौर से जो जापान के प्रधानमंत्री हैं और जो जर्मनी के जो चांसलर हैं, उनके साथ वो लगातार मुलाकातें करते रहे हैं, और चांसलर मर्कल तो अगले हफ्ते भारत में भी आने वाली हैं। तो मुझे लगता है ये जो चर्चा है इसके बारे में वो अभी चलती रहेगी, और उसके ऊपर जैसे भी, चाहे वो द्विपक्षीय मीटिंगें हो, चाहे वो मल्टीलैटरल कोई मीटिंग्स हो, और उसके बाद फिर पेरिस में मिलने वाले हैं, क्योंकि क्लाइमेट वाले जो सारी उसके ऊपर जो नेगोशिएशन होनी है तो साल के अंत में वहाँ भी मिलना है। तो इस तरह से अगर भारत को वाकई इसके अंदर कुछ कोशिश है कि हम कुछ ले पाएं इसके अंदर से, तो ये पूरे का पूरा दबाव उनको बना के रखना पड़ेगा चारों को मिलके। और दूसरी बात है कि जैसे जितने P5 के जो देश हैं, चाहे रूस के साथ हो हमारे संबंध हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, जैसे जब एक दूसरे से हम मिलते हैं तो कहते हैं कि हम आपका पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन अब उनकी अपनी स्ट्रेटजी आपस में मिलके क्या बनती है उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन चारों तरफ से ये दबाव हमको बना के रखना है। जैसे हमारी उनके साथ कोई समिट मीटिंग होती है और इसके बाद जैसे प्रधानमंत्री हमारे ओबामा साहब को भी मिलेंगे, तो वहां पे भी उनको ये प्रभाव जो है अपना बना के रखना पड़ेगा, बड़े देशों के साथ भी, छोटे देशों के साथ भी, और ये पूरे चारों जो है G4 के देश है इनके साथ मिलके भी, तभी इसका कोई नतीजा एक समय सीमा में निकल पाएगा। बिल्कुल, चलिए, एक पॉजिटिव शुरुआत हो गई है, एक सकारात्मक शुरुआत हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के असली हकदार जिसकी बात कही जा रही है, और जैसा कि शुरुआत में हमने चर्चा की और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दुनिया अब बदल चुकी है। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था तब से लेकर अब तक समस्याएं बदल चुकी हैं। आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी तमाम नई जटिलताएं हमारे सामने हैं। उनका सामना करने के लिए भारत जैसे देशों का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होना, उनकी दावेदारी निश्चित तौर पर पुख्ता है, मजबूत है। भारत ने G4 देशों के साथ मिलकर के एक कदम आगे बढ़ाया है और उम्मीद है कि ये कदम आगे अपने परिणति तक जरूर पहुंचेगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे दोनों खास मेहमानों का, राजीव साहब आपका और सचदेवा जी आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।